व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी IQ। कोड देखिए कितनी शानदार है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। आप अगर इसका एग्जाम्पल ले इस कोड को समझने के लिए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देने चाहूंगा जो कि सबसे शानदार भी लगता है, APJ अब्दुल कलाम सर का। उनको देखिए, स्टार्टिंग में उन्होंने भी ऐसी बात नहीं है कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी है, दुनिया भर की प्रॉब्लम फेस करी है उन्होंने अपनी लाइफ में। स्टार्टिंग से ही एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि बहुत ही गरीब थी। उसके बाद में उन्होंने न्यूज़पेपर बेचकर अपना गुजारा चलाया किसी तरीके से। उनको पढ़ पढ़कर उन्होंने पढ़ना सीखा। स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ के उन्होंने, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के उन्होंने अपनी पढ़ाई की। तो उसके बाद में जाकर फिर उन्होंने एयरफोर्स का टेस्ट भी देने गए, वो उस फ्लाइंग ऑफिसर के लिए, उसमें वहां भी उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इतने सारे रिजेक्शन फेस करने के बाद में, लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी वो आज की डेट में हम सबके दिलों पर राज करते हैं। तो ये कब होता है? ये तब होता है कि जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके आगे निकल जाते हैं। आखिर डिफरेंस क्या है एक हीरो पर्सन में और एक नॉर्मल आदमी में? हीरो पर्सन वो आदमी होता है जिसके सामने लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है और वो उनको पार करके निकल जाता है, उनके सामने अपने घुटने नहीं टेकता है। जबकि एक नॉर्मल आदमी घुटने टेक देता है। तो अगर हीरो बनना है तो प्रॉब्लम को फेस करना सीखो, उनसे लड़ना सीखो, उनके सॉल्यूशन निकालना सीखो, ना कि उनको एक्सक्यूज देना सीखो, जो कि हमने कल वाली कोड में भी डिस्कस किया था। तो हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की टेंडेंसी रखो, उसी तरीके का माइंडसेट रखो अपना। कभी भी उनसे भागना नहीं है। जिस टाइम प्रॉब्लम हो उस टाइम बैठकर रुक कर उसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो आज 18 जून है, देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोर्स खरीद सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो यहाँ पर कॉल कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये वाला आर्टिकल से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, कई सारे कमेंट थे रिलेटेड टू कि मतलब पेज बोल देता हूँ मैं, जिसमें यहाँ पे कि ये वाला आर्टिकल इस पेज पे है, ये वाला आर्टिकल इस पेज पे है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था कि मैं यहाँ पे द हिंदू का दिल्ली का एडिशन यूज करता हूँ। ठीक है ना? अगर दिल्ली का एडिशन देखेंगे तो वहां पे पेजों की संख्या कुछ और होती है। अगर कोई दूसरा चेन्नई वाला एडिशन देखेंगे वहां पेजों की संख्या कुछ और होती है। तो मैं यहाँ पे दिल्ली का एडिशन यूज करता हूँ। दिल्ली का एडिशन कुछ इसलिए नहीं है कि मुझे दिल्ली से प्यार है, दिल्ली का एडिशन इसलिए है क्योंकि ये हमारी कंट्री की कैपिटल है। तो कैपिटल में जो होता है उसकी पूरे वर्ल्ड पे नजर रहती है, तो इसीलिए मैं दिल्ली का एडिशन यूज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए कि दिल्ली का एडिशन अगर मिल जाए तो वहां पे उसके पेजों से इसका मतलब मिलाने की कोशिश कीजिए, वरना और जगह ढूंढोगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, ये वाला फर्स्ट आर्टिकल RBI से रिलेटेड है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिव्यू की जो रिपोर्ट आती है वो आ गई है। उसके बाद में जितनी सारी यहाँ पे डिस्कशन किया गया है वो तो चीजें हम देखेंगे ही देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे रेट्स होते हैं, ठीक है ना? तो किस तरीके से वो रेट्स होते हैं, क्या उसका इंपैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, वो सब देखेंगे। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट इससे खफा है RBI से कि उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का जो रेट है उसको चेंज नहीं किया, उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है उसको भी देखेंगे। और भी कई सारी इकोनॉमिक के इशू आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, ये वाला आर्टिकल अफगानिस्तान में देखिए बम ब्लास्ट हुआ था 31 मई को। ठीक है, तो 8-9 दिन हो चुके हैं। पहले भी इस पे आर्टिकल आए थे, फिर से आर्टिकल आ गया है। वही आर्टिकल है, सारी चीजें मतलब पुरानी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी से फिर से रिलेटेड वही सारी बातें आ गई यहाँ पे। एक बार अफगानिस्तान को देख लीजिए। अफगानिस्तान है, काबुल यहाँ पे कैपिटल और करेंसी अफगानी है, पहले भी बता चुका हूं मैं। ये हो गया यहाँ पे अफगानिस्तान, आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा। ऊपर तजाकिस्तान हो गया, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान हो गया, यहाँ पे ईरान हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, और फिर यहाँ पे इंडिया के साथ में इसका बॉर्डर मिलता है। ये वाला एरिया हम लोगों ने देखा था जो कि पाक ऑक्युपाइड एरिया है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम लोग देख चुके थे। वैसे ये भी देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया। कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे टच करती है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल परसों हमने डिस्कस किया था, अभी क्या डिस्कस किया था, सऊदी अरेबिया और कतार वाला इशू यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अलग कर दिया गया, अलग थलग कर दिया गया यहाँ से। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज भी मतलब फिर वही बातें आती हैं यार निकल के। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रखा करो पूरे एरिया का। ये बहुत ही मतलब आप लोग बर्निंग इशू कह सकते हैं इस वाले एरिया को। कुछ ना कुछ यहाँ पे होता ही रहता है। तो इस वाले एरिया को तो मैप आप लोगों को याद रखना ही रखना है। कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे सी फेसिंग है, कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी सी बातें इनके बारे में आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा क्या है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखिए अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया भी एक तरीके से बोला जाता है। इससे रिलेटेड हार्ट ऑफ एशिया समिट होती है, जो कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, इस बार की समिट कहाँ पे हुई थी? याद है आप लोगों को? आप लोगों ने आंसर भी दिया था, मैंने क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे।
तो इस बार की जो हुई थी अमृतसर में हुई थी, ठीक है ना, मतलब इंडिया में हुई थी। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, और ये अभी एग्जाम भी आ रहा है, तो इस तरीके के मतलब पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कई सारी कंडीशन बनी रहती है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे टोटल एरिया है उसका 60% जो एरिया है वो ओनली गवर्नमेंट के अंडर में है, बाकी का बचाओ 40% जो है वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप के अंडर में है, जैसे कि अलकायदा वगैरह हो गया या फिर ये तालिबानी वाले और जो चक्कर हो गया, तो इनके अंडर में है ये। तो उस एक तो वो प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वहाँ पे करप्ट गवर्नमेंट है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। करप्ट गवर्नमेंट है, उसके पास में इतनी पावर भी नहीं है कि वो ढंग से चीजों को सेटल कर सके। इनकी जो यहाँ की आर्मी आप लोग बोले मिलिट्री है, जो उनके पास में इक्विपमेंट ढंग से नहीं है, कई बार वो इंडिया से भी इक्विपमेंट मांगते रहते हैं। इसी तरीके से जो यूएस की फोर्स है आज की डेट में वहाँ पे ओनली क्या कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है इनको वहाँ पे ओनली, ठीक है ना, ओनली इनको गाइड कर रही है, तो वहां पे लड़ नहीं रही है। मैक्सिमम फोर्स वहां से जा चुकी है, ओनली लगभग वहां पे 9000 के करीब है, और जिसमें से आधे से ज्यादा नाटो की फोर्स है। तो ये वाले ओनली वहां पे ओनली इनको मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है वो आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है वो ईस्टर्न अफगानिस्तान से होती है, जो कि पाकिस्तान के मिला हुआ बॉर्डर है। यहाँ पे जितनी एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी, वो यहीं से ही होती है। और जितने भी बम ब्लास्ट होते हैं, अफगानिस्तान वाले भी कई बार उनकी जो गवर्नमेंट है या फिर मीडिया है वो भी ब्लेम लगाती है कि ये सारी एक्टिविटी पाकिस्तान से हमारे यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें किस लिए हो रही हैं, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात हो गई कि इनके एरिया, इनके अंडर कंट्रोल में इनका खुद का एरिया नहीं है। 60% एरिया उनके इनके कंट्रोल में, 40% आप लोग समझ सकते हैं 40% एरिया लगभग कितना हो जाएगा, आधे के लगभग आधा ही हो गया, थोड़ा सा कम। तो इतना एरिया अगर टेररिस्ट के हाथ में है तो किस तरीके से यहाँ पे शांति रखी जा सकती है, और किस तरीके से यहाँ पे एक प्रॉपर वे का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ये चीजें अलग होने के बावजूद भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एक अच्छे लेवल की गवर्नमेंट नहीं है। इसके अलावा जो यूएस का रोल है उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यूएस हमेशा एक अपने फायदे के उसमें चलता है, वो कभी भी ये नहीं चाहता है कि मतलब हमेशा जो हाथ डालेगा ना वो ऐसी जगह हाथ डालेगा जाके जहां से उसकी इकोनॉमी को फायदा हो, जहां से उसका वर्चस्व बना रहे, एक दादागिरी बनी रहे वर्ल्ड में। तो हमेशा यहाँ पे वो अपना मतलब यहाँ से छोड़ के जाने की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि ये एक हब है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से वो हटके चला गया तो फिर मतलब एक तरीके से एशिया पे कंट्रोल कहीं ना कहीं हट जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करता है, पाकिस्तान को एक मतलब एड के रूप में पैसे प्रोवाइड कराते हैं वहां पे, और उसी का मतलब प्रोवाइड तो कराता है कि यहाँ पे टेररिस्ट की एक्टिविटी को खत्म कर दे पाकिस्तान पर। लेकिन उन्हीं पैसों को ये ब्लेम लगाया जाता है पाकिस्तान पे कि टेररिस्ट एक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है वो पैसा। और यहाँ पे जो फोर्सेज हैं, वैसे अफगानिस्तान को भी थोड़ा बहुत ऐड देता है, लेकिन जहाँ पे जो फोर्सेज है यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग मतलब बहुत सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है एज मतलब अपनी फोर्स को रखने के लिए यहाँ पे, पर लेकिन उसके कंपेयर में ऐड जो है वो बहुत ही कम दिया जाता है। तो कोई फायदा नहीं है उस तरीके से अगर देखा जाए। अफगानिस्तान चारों तरीके से अफगानिस्तान को मतलब प्रॉब्लम ही झेलनी पड़ रही है, और जो इंडिया इन्वेस्टमेंट करती है उसको यहाँ पे पाकिस्तान चिढ़ा रहता है उससे। तो इसलिए यहाँ पे जो कई सारी एक्टिविटी होती है वो अपोज में होती है कि किसी तरीके से इंडिया को यहाँ से निकाला जाए। ये भी एक बहुत बड़ा इशू बना रहता है यहाँ पे। ओके, ये वाला नेक्स्ट आर्टिकल जो है न्यूट्रिनो से रिलेटेड है। इसके रिलेटेड हमारे यहाँ पे एक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है तमिलनाडु में, पर लेकिन वो अभी बहुत सारे रीजन की वजह से नहीं बन पा रही है। तो वो रीजन क्या है, न्यूट्रिनो क्या होता है, किस तरीके से बॉडी पे इंपैक्ट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकता है, और इसको यहाँ पे ही क्यों बनाया, इंडिया में बनाया जा रहा है, इसको इतनी गहराई पे ही क्यों बनाया जा रहा है। तो वो सारी चीजें हम लोग, कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगी इससे रिलेटेड, और कई सारी फैक्चुअल और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। ओके, तो इस वाले आर्टिकल को देखेंगे। ये वाला आर्टिकल साइड में ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड कुछ मैक्सिमम चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा अगर हम लोग देख लेंगे इसमें से कुछ 2-4 पॉइंट जो मुझे लगे हैं काम के, वो मैंने निकाल लिए इसमें से। ओके, ये वाला आर्टिकल किसी काम का नहीं है, यहाँ लंदन की पुलिस के बारे में जिक्र किया गया है। ये वाला आर्टिकल है यूएसए में एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है ना, इंग्लिश से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होता है। तो उसमें हमेशा मैक्सिमम जो जीतते हैं वो इंडियन कम्युनिटी के बच्चे ही जीतते हैं, जो इंडियन कम्युनिटी के पीपल वहां पे जाके रह रहे हैं, तो उन्हीं के बच्चे यहाँ पे जीतते हैं। तो एक ग्लोबल स्पेलिंग कॉन्टेक्स्ट होता है यहाँ पे। तो ये बताया गया है कि ये बच्चे ही क्यों जीतते हैं। ये बताया गया है कि जो यहाँ के पेरेंट्स हैं यहाँ पे इनके, वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। क्योंकि अगर कोई कंट्री, एक मान लीजिए कोई इंडिया से वहां पे जा रहा है, यूएसए में जाके रह रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो मतलब बंदे के अंदर जान होगी, पढ़ा लिखा होगा, एक अच्छी खासी लेवल की क्वालिफिकेशन होगी, एक अच्छी खासी मतलब सही बंदा होगा, कहने का मतलब ये इनडायरेक्ट वे में। तो जब इस तरीके के फैमिली के बच्चे जो रहते हैं उन पे भी उसी तरीके का इंपैक्ट पड़ता है, उनको भी जितना मेहनत करके वो वहां तक पहुंचे, कोशिश करते हैं कि बच्चों को भी उसी तरीके से रखा जाए। तो ये बात बताई गई है, बाकी तो कुछ काम का नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे यहाँ पे कि कॉन्टेक्स्ट अमेरिका में होता है, ठीक है ना, ग्लोबल स्पेलिंग से रिलेटेड। ओके, ये वाला आर्टिकल स्पाइडरमैन से रिलेटेड है। स्पाइडरमैन रिलेटेड मतलब क्या बताऊं इसके बारे में। मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई थी, आज मैं डालना भूल गया, एक मिनट अभी दिखाता हूँ, रुक जाइए।
तो इस वाले स्पाइडरमैन की स्पाइडरमैन की बात कर रहा था। ये देखिए नकल प्रोवाइड मतलब पर्ची वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए इनके जान पहचान वाले अंदर बैठे हैं, यार दोस्त या फिर किसी के रिश्तेदार, तो उनको यहाँ पे नकल प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एक वर्ल्ड की न्यूज बन गई थी देखते ही देखते। ये एजुकेशन का सिस्टम है इंडिया में, तो इसी के ऊपर यहाँ पे जिक्र किया गया कि कितना बदतर एजुकेशन का सिस्टम है, खासकर बिहार वाले एरिया के यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे मतलब आज की डेट में अगर टॉपर भी यहाँ पे चुन के आते हैं तो उनको बार बार इतने ज्यादा न्यूज में आ जाते हैं, फिर उनको अलग से बैठाया जाता है। पहले एक बार टॉपर बन जाते हैं, फिर अलग से उनको बैठा के फिर से उनका एग्जाम लिया जाता है और फिर से देखा जाता है कि ये असली टॉपर है या नकली टॉपर है। तो मैक्सिमम जो टॉपर निकल के आते हैं वो नकली टॉपर निकल के आते हैं, जो कि नकल के थ्रू पास होके आए हुए होते हैं यहाँ पे। तो पहली साल के जो टॉपर थे वो भी कुछ ऐसे ही थे और इस साल के जो टॉपर है वो भी कुछ ऐसे ही हैं। तो उससे रिलेटेड बिहार से रिलेटेड तो वैसे तो कोई काम का नहीं है, पर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कुछ स्टेटों में एजुकेशन का सिस्टम क्या है हमारी कंट्री में और कितना हम पीछे आज की डेट में भी उसको इंप्रूव करने की कितनी जरूरत है। ओके, ये वाला जो आर्टिकल आयरलैंड के इलेक्शन से रिलेटेड इंटरनल चीजें वहां की डिस्कस की गई है, पर थोड़ा सा आपको आयरलैंड को मैप में दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों के माइंड में थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। एक मिनट मैप देख लीजिए आप लोग। ये यहाँ पे ये वाला आयरलैंड है, ये छोटा सा दिख रहा है आप लोगों को आयरलैंड है, ये इंडिया हो गया। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए यहाँ पे पड़ रहा है यूके के बिल्कुल आसपास वाले एरिया में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये वाला देख लीजिए, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ। ये वाला हो गया यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 4 पार्ट आते हैं, स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड रहता है। तो इसको पूरे को मिला के यूके बोल देते हैं, यूनाइटेड मतलब यूनाइट है पूरा कंप्लीट। ग्रेट ब्रिटेन इसको बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में ओनली 3 पार्ट आते हैं। तो कई बार अगर क्वेश्चन आए तो इसका याद रखिएगा। और सारे ब्रिटिश आइलैंड हो गए सारे मिला के आयरलैंड, फिर यहाँ पे पूरा आयरलैंड है यहाँ पे। पर लेकिन जो बात करते हैं यहाँ पे वो बात की जाती है मैक्सिमम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की, ठीक है ना, जो नीचे वाला साउदर्न वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए इसकी कैपिटल क्या है, डब्लिन इसकी कैपिटल है और यूरो यहाँ पे करेंसी यूज होती है जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ये नॉर्थ वाला है और ये साउथ वाला है। नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो यूनाइटेड किंगडम में है और साउथ वाले में यहाँ पे इलेक्शन की बात जो चल रही थी वो बातें यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ये वाला आर्टिकल आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई है। तो जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के तहत उन्होंने क्या किया है, जो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट है उनको अनचेंज्ड किया है, मतलब जो जहां थे वो वहीं पे उनको फिक्स कर दिया गया है, उनको चेंज नहीं किया, जबकि गवर्नमेंट चाह रही थी कि उनको चेंज किया जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बारे में आर्टिकल है, आर्टिकल को देख लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ जिससे आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे। देखिए इससे पहले आप ये वाला देखिए, बता चुका हूं हालांकि पहले भी। देखिए जो आरबीआई है उसके कंट्रोल में रहती है मॉनेटरी पॉलिसी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके कंट्रोल में रहती है फिस्कल पॉलिसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इंटरेस्ट रेट वगैरह हो गया, क्रेडिट रेशियो हो गया, तो इन सब चीजों को चेंज करके क्या किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन और सोशल स्टेबिलिटी, ये गोल होते हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है। सेम गोल यहाँ पे होते हैं, फिस्कल पॉलिसी के भी यही गोल होते हैं। तो दोनों को मिला के एक इस तरीके की पॉलिसी बनाई जाती है जिससे कि हमारी ये इकोनॉमी है इस तरीके से चलती रहे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और खासकर अच्छे तरीके से ग्रोथ होती रहे और इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी होता रहे हमारी सोसाइटी में, ठीक है, हमारी कंट्री में। तो उससे रिलेटेड हम जो बात करने जा रहे हैं वहां पे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करने जा रहे हैं, ना कि फिस्कल पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री की जो तैयार की जाती है वो किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, तो हमारे यहाँ पे आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। एक बार फिस्कल पॉलिसी की थोड़ी सी समरी यहाँ पे देख लीजिए। गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो बजट बनाने के बाद में देखिए अगर मोर स्पेंड करती है वो, ठीक है, देन टैक्सेशन, जितना टैक्स आ रहा है तो उससे क्या होता है, बजट जो होता है वो डेफिसिट में चला जाता है। मतलब जितना हमारे यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं आपके पास में, मतलब खर्च तो कर दिया आपने, उधार ले गए लोगों से 100 रुपए, लेकिन अर्निंग जो हो रही है वो 90 रुपए, तो डेफिसिट में हो गए 10 रुपए के। तो इस तरीके से जो पॉलिसी होती है उसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। मतलब एक्सपेंशन बढ़ाने की कोशिश करें, जितना हमारा है वो है, बोल देते हैं ना कि वो चद्दर से ज्यादा पैर फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए वो कहीं ना कहीं किसी हद तक की इकोनॉमी के लिए सही भी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये आज की डेट में कोई मशीन लेके आए, उधार लेके मशीन लेके आए, मान लीजिए कोई कॉफी बनाने की मशीन लेके आए, ठीक है ना, तो उधार लेके मशीन लेके आए तो फिर क्या कर दिया, इससे पैसे बनाने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। मतलब एक तरीके से कॉफी बनाएंगे और उसको बेचेंगे तो इनकी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके की पॉलिसी जो रहती है वो सही रहती है। पर लेकिन अगर उसकी जगह कुछ ऐसी चीज लेके आए, मान लीजिए किससे पैसे लेके आए 1000 रुपए और उसको इफेक्टिव यूज में नहीं किया, पार्टी की शाम को उड़ा दिए सारे, तो काम खत्म हो गया इन 1000 रुपए का। तो ये अच्छा यूज नहीं होता है, अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी नहीं बोलेंगे इसको। अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी हमेशा उसको बोलेंगे जब आप किसी से अगर पैसे उधार लेके आ रहे हैं तो प्रोडक्टिव वर्क के लिए लेके आए, मतलब उसको ऐसी जगह जाके इन्वेस्ट करें जिससे कि आप फर्दर उसे प्रॉफिट बना सके। तो वो होता है एक अच्छे लेवल का इन्वेस्टमेंट, जिससे अच्छे लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। दूसरे लेवल पे क्या है, अगर लेस स्पेंडिंग करेंगे और टैक्सेशन फिर भी अच्छे खासा है
तो क्या होगा वहां पे, बजट तो सरप्लस रहेगा पर लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा पॉलिसी में, मतलब एक्सपेंशनरी नहीं हो रह पाएंगी वो, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा उसमें पॉलिसी, मतलब सिकुड़नी स्टार्ट हो जाएगी पॉलिसी, एक एक्सपेंशन नहीं होगा, सिकुड़नी स्टार्ट हो जाएंगी तो लेस इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। यहाँ पे कैसे बोलेंगे, जिस तरीके से अगर मान लीजिए स्पेंडिंग ज्यादा नहीं कर रहे हैं, स्पेंडिंग ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या होगा, मतलब मार्केट में पैसा नहीं आएगा, मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो मतलब एक तरीके से वो हो गया, वही पूरा जो साइकिल चलती है डिमांड एंड सप्लाई वाली, ठीक है। तो डिमांड है तो सप्लाई होगी, अगर डिमांड ही नहीं बनेगी मार्केट में, डिमांड कब बनेगी, लोगों के हाथ में मनी रहेगी, लोगों के हाथ में मनी रहेगी तो खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, घर बनाएंगे, अपना अच्छे लेवल पे एजुकेशन लेंगे, तो कोई ना कोई फ्रिज एसी प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे, तो वो सारी तब होगी जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। जिस तरीके से हमने पे कमीशन के बारे में भी देखा था, तो पे कमीशन लगाया गया, उसके बाद में हमने देखा था कि जो हमारी पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी थोड़ी हो गई है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ गया है सरप्लस में, तो कहीं ना कहीं उसका यूज किया जाएगा। तो वो सारी चीजें कंप्लीट इकोनॉमी चलती है, तो दोनों चीजें एक साइड में होती है, फिस्कल पॉलिसी अलग होती है और मॉनेटरी पॉलिसी अलग होती है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। पर लेकिन हम यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र करेंगे तो इसमें कई सारी बातें होती है, कंप्लीट जो कंट्रोल होता है यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, बैंक के हाथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, आप थोड़े से यहाँ कई सारे कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी से इनको देख लेते हैं, हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा पर फिर भी रिवीजन हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशो होता है, देखिए कैश रिजर्व रेशो होता है, ये एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट होती है जो कि कमर्शियल बैंक को रखना होता है आरबीआई के पास में। कल को अगर दिवालिया निकल जाता है किसी बैंक का तो कम से कम रिटर्न किया जा सके उनका पैसा जिन्होंने डिपॉजिट कर रखा है, तो इस तरीके का ये पैसा रखा जाता है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है, ये कुछ मनी होती है कैश की फॉर्म में होती है, ये भी कई बार आ जाता है कि ये ओनली कैश की फॉर्म में होती है, नहीं कैश की फॉर्म में होती है, गोल्ड की फॉर्म में होती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में होती है। ये बैंक को अपने पास रखना होता है, ठीक है। मान लीजिए देखिए बैंक क्या करता है, हमेशा लोन देने का काम करता है कॉर्पोरेट हाउस को, जिससे कि वहां से उसको पैसा बनता रहे और वो अपना पूरा सिस्टम चलाता रहे। पर लेकिन कुछ मनी इसको अपने पास भी रखनी होती है, मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हो जाए किसी दिन, कोई मार्केट में किसी तरीके का हवा मच जाए कि बैंक दिवालिया हो रहा है फलाना ढिमकाना ऐसा कुछ करके, तो इनके पास में कुछ मनी रहे जिससे कि जनता में हड़बड़ी ना हो सके, उनको मतलब उनकी हड़बड़ी को शांत रखा जा सके। मान लीजिए कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी दिन बहुत सारे मतलब बैंक से पैसा निकालने के लिए आ गए, ठीक है ना, अपनी मनी निकालने के लिए, लेकिन बैंक के पास में उतना डिपॉजिट नहीं है, तो हर टाइम बैंक के पास में कुछ पैसा होना चाहिए एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम की एक गरिमा बनी रहे उसके लिए। तो ये दोनों इस तरीके से होते हैं, दोनों को याद रखिएगा आप लोग, ओके। अब यहाँ पे इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस है इन लोगों में, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात करूंगा और फिर इसी तरीके से बैंक रेट की बात करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी बैंक कमर्शियल बैंक क्या करता है, आरबीआई से मनी ले रहा है, ठीक है, तो उसको रेपो रेट पे मिलती है वहां पे मनी। पर रिवर्स रेपो रेट के तहत क्या होता है, उल्टा प्रोसेस होता है, आरबीआई मनी लेता है बैंकों से। तो किया क्या जाता है, ये किया इसलिए जाता है क्योंकि देखिए जो मार्केट में मतलब एक तरीके से लिक्विडिटी बढ़ाना और लिक्विडिटी कम करना। क्या होगा, अगर आरबीआई से बैंक पैसे लेके जाएगा तो बैंक के पास में पैसा होगा, अगर बैंक के पास में पैसा होगा तो हम और आप जैसे इंसान जाके यहाँ से पैसा ले सकते हैं और उस पैसे कहीं पे जाके यूज कर सकते हैं। पर लेकिन अगर बैंक के पास में पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, फिर हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, हम लोगों को लोन नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो हाई इंटरेस्ट रेट में मिलेगा जो कि हम लेना पसंद नहीं करेंगे। तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी और जिसकी वजह से मतलब सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में पैसे की। तो ये मार्केट में पैसा बढ़ाना है या कम करना है, इन्फ्लेशन को कम करना और बढ़ाने का काम करता है इसी तरीके से। तो इसीलिए ये टूल यूज किए जाते हैं, बैंक के पास में होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे क्या होता है, बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटीज इन द केस ऑफ मतलब कमर्शियल बैंक फॉल शॉर्ट ऑफ द फंड। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे कुछ फंड रखना होता है। पर लेकिन अगर बैंक रेट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, रेट मतलब मनी लैंड करता है कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलेटरल, मतलब विदाउट एनी सिक्योरिटी, कुछ नहीं रखना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का जो दिया जाता है पैसा उसको बोलते हैं बैंक रेट पे पैसा दिया जाता है वो। तो कुछ डिफरेंस है, आप लोगों को थोड़े से छोटे डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वाला हो गया मार्जिनल स्टैंडिंग फंडिंग। देखिए स्टार्टिंग में वर्ड ही लगा हुआ है मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब है जिसकी कुछ सीमा हो, लिमिटेड हो जो कुछ। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिज्म जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक गेट लोन फ्रॉम आरबीआई। तो यहाँ पे कितना लोन ले सकते हैं, जितनी लाइबिलिटीज एंड द टाइम डिपॉजिट उसके पास में है उसका 1% ले सकते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज, देखिए लाइबिलिटीज वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, मूवी देखी होगी बद्रीनाथ की दुल्हनिया। तो उसमें अगर आपने स्टार्टिंग में ही मूवी में सुना हो तो जब मूवी स्टार्ट होती है तो वहां पे गर्ल्स को बोला जाता है लायबिलिटीज और बॉयज को बोला जाता है एसेट्स। मतलब लायबिलिटीज वो होती है जो कि आपके पास में उधार है और वो किसी को आपको रिटर्न करनी हो, पर लेकिन आपके पास में है। हालांकि देखिए ये गलत वर्ड है, यूज नहीं करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि आज की डेट में दोनों ही एसेट्स हैं, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से वर्ड यूज किया गया अच्छा नहीं लगा, पर लेकिन यूज किया गया तो आप लोग कम से कम
अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको समझ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीजें जो आपके पास में रखी है और आपको रिटर्न करनी है तो उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। तो बैंक के पास में जो हम मनी अपनी डिपॉजिट करते हैं ना जाके, वो बैंक की लायबिलिटीज है, बैंक को हमको रिटर्न करनी है वो मनी, तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो मनी उसके पास में रखी हुई है तो उसका 1% लोन ओनली दिया जा सकता है। यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो होती है वो सेल की जाती है और बाई की जाती है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल और बाई करना उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है यहाँ पे, वर्ड नाम याद रखिएगा यहाँ पे। ओके, अब आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए डिसीजन क्या है ना, पॉलिसी जो रेट हो, जितने सारे रेट हैं ये सारे मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो इसमें से अनचेंज रखने की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तक जो होता था ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कौन किया करता था, ये मैक्सिमम टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो थे वो डिसाइड किया करते थे। पर लेकिन आज की डेट में कमेटी वर्ड आ गया यहाँ पे, तो कमेटी मेंबर हो गए इसमें कई सारे, अब इसमें 6 मेंबर हो गए। तो 6 मेंबर मिलकर इसको डिसाइड करते हैं। तो 6 मेंबर में क्या गया, 3 मेंबर तो गवर्नमेंट के और 3 मेंबर आरबीआई से रिलेटेड रहते हैं। तो ये सब मिला के यहाँ पे पॉलिसी डिसाइड करते हैं। इसको याद रखिए, पहले फंडा कुछ और था, अब ये फंडा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का टारगेट इनको दे रखा है 2 से और 6 के बीच में इन्फ्लेशन रखना है। मतलब जो मेन है वो क्या है, वो है 4 और +-2, +-2 मतलब 6 और 4 के बीच में। आप लोगों की समझ में ये भी आता होगा कि यार ये इसको जीरो क्यों नहीं कर देते हैं, इन्फ्लेशन तो कम से कम जितना कम होगा उतना ज्यादा रहेगा ना। नहीं, इन्फ्लेशन को जीरो भी नहीं कर सकते हम, आप लोगों को कई बार पहले ही बता चुका हूं मैं। देखिए कई आप लोगों ने मान लीजिए कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, मान लीजिए आप लोगों ने किताब बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, आप लोग बुक बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो आप किताबें बेच रहे हैं, आपको बेचने आप क्या कर रहे हैं, किताब मान लीजिए 50 रुपए की ये बुक बेच रहे हैं आप लोग, तो ये 50 रुपए की आप बेच रहे हैं, लेकिन इसको जो मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है इसकी, मतलब किसी भी वजह से इतनी ज्यादा कम हो गया है कि इसकी आपको जो लागत की भी नहीं निकल पा रही है, आप इसको 40 रुपए आपको मिल पा रहे हैं ओनली। ठीक है, मतलब इतना कम डाउन आ गया मार्केट में प्राइस किताबों का। तो आप क्या करेंगे, किताब बनाना पसंद करेंगे। क्यों बनाना पसंद करेंगे भाई साहब, अपना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, अपनी मनी क्यों वेस्ट करेंगे, क्यों अपना एक पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है उसको बढ़ाने की भी कोशिश नहीं करेंगे और वहां से निकलने की कोशिश करने लगेंगे आप लोग। तो इसीलिए अगर इसलिए थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना भी जरूरी है, जिससे कि कम से कम जो आदमी जितना इन्वेस्ट कर रहा है, कम से कम उसका इन्वेस्टमेंट की मनी तो वापस निकल जाए। भले ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कम से कम जितना लगा रहा है उतना तो रिटर्न मिलता रहे, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता रहता है उनको कि हाँ प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, प्रॉफिट तो छोड़ो, जितना लगा रखा है उतना भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर कौन अपना प्रोडक्शन करना चाहेगा, कौन अपना इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहेगा, कौन ये स्टार्टअप स्टैंडअप में पार्टिसिपेट करना चाहेगा। तो इसलिए इन्फ्लेशन थोड़ा सा जरूरी होता है। अगर ज्यादा हो जाए तो नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा, तो ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वो खरीदेंगे नहीं उसको आदमी, तो फिर ना इनका फायदा है ना उनका फायदा। तो इसके एक मॉडरेट रखना होता है चीजों को, ठीक है, जिससे कि एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे इकोनॉमी में। ओके, तो इन्फ्लेशन का फंडा होता है। इसके अलावा देखिए कई सारी बातें और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरीके की लोन की बात करते हैं, पहले क्या करती है गवर्नमेंट, फार्मर को लोन दे देती है बहुत ज्यादा, और फिर उसके बाद में क्या करती है, जब भी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन का मुंह देखते ही वे क्या करती है, उस लोन को माफ कर देती है। इसके द्वारा हम कई सारे आर्टिकल लंबे डिस्कस कर चुके हैं। उनमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था, सजेशन ये दिया गया था कि कभी भी फार्मरों का लोन जो है वो माफ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर फार्मर का लोन माफ कर दें, कुछ तो ऐसे होते हैं जो लोन पे कर देते हैं, तो वो सोचेंगे कि लोन पे ना करें अपना, क्योंकि गवर्नमेंट होगी, इलेक्शन आएंगे तो उसके बाद में क्या होगा, आराम से एंजॉय करेंगे, लोन माफ हो जाएगा। लोन माफ करना एक तरीके से फार्मर के हाथ में लॉलीपॉप देना है। ठीक है, देखिए उससे क्या होगा, आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, किसी पर्टिकुलर फार्मर का लोन माफ हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे कुछ फार्मर का हो जा रहा है, कुछ फार्मर का नहीं हो रहा है। तो जो कमा रहे हैं वो भी क्या सोचेंगे, वो भी लोन लेना स्टार्ट कर देंगे बड़े लेवल पे, और उसको पे नहीं करेगा कोई भी। इसके कंपेयर में हमने देखा क्या था, इनको फर्टिलाइजर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, अच्छे लेवल पे उनको फर्टिलाइजर मिलना चाहिए, अच्छे लेवल पे उनको सिंचाई की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो सोयल हेल्थ कार्ड होते हैं उन पे फोकस देकर चलना चाहिए कि सोयल की फैसिलिटी क्या है, किस तरीके का लेवल है वहां पे सोयल में, मतलब न्यूट्रिशन लेवल क्या है वहां पे उनका, कौन कौन से कंपाउंड वहां पे कम हो चुके हैं, किस तरीके से उनको फैसिलिटी, किस तरीके से उनको मतलब एग्रीकल्चर करनी चाहिए, अपना किस खेत में कौन सी फसल उगानी चाहिए। तो ये इस तरीके की साइंटिफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, उस तरीके से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। या फिर वेयर हाउस, जो कि एक तरीके से मतलब एक कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, जहां पे कि अपने प्रोडक्ट को रख सके ले जाके, जो प्रोडक्ट बेकार हो जाते हैं, हमने देखा था लगभग 40% जो हमारी जो प्रोडक्शन है वो खराब हो जाती है, वो कहीं पहुंच ही नहीं पाती है, तो उसका नुकसान बचाया जा सके, उन पे ज्यादा फैसिलिटी करनी चाहिए, ना कि लोन देने पे। जबकि यूपी गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी नए स्टेप्स लिए हैं, तो इनको भी क्रिटिसाइज किया गया आरबीआई के द्वारा। ओके, तो देखिए इसके अलावा फिर मानसून की बात आती है। हमारी जो कंप्लीट एग्रीकल्चर है मानसून के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है, और अब की बार का मानसून हम लोगों ने देखा था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसने बताया था कि मानसून बड़ा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो वो भी बात की गई थी, तो उसके भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो मानसून अच्छा रहने वाला है वो एक अलग बात है, पर लेकिन
बड़ी बात यह है कि हम किस तरीके से अपनी पॉलिसी बना के चल रहे हैं और किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करके चल रहे हैं। जिस तरीके से अभी डिमोनेटाइजेशन हम लोगों ने देखा था, तो डिमोनेटाइजेशन का एक लिंगरिंग इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, एक लिंगर्ड इम्पैक्ट, मतलब किस तरीके से दीर्घकाल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जीडीपी और जीवी हम लोगों ने कल परसों 3-4 दिन से कंटिन्यूअस जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अगर आप डेली लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा रहेगा। उससे क्या रहेगा, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे लेक्चरों से जल्दी। कोशिश तो मैं करता हूँ हालांकि एक्सप्लेन करता रहूं, पर लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि फिर से उनको एक्सप्लेन करूंगा। डेली अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वही बात हो जाती है, फिर से मतलब एक लेक्चर का लेवल नहीं बन पाता है। पर मैं कोशिश करूंगा, पर फिर भी आप लोग थोड़ा सा कंटिन्यू रखिए अपना लेक्चर को सुनने में, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। ओके, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि रिपीटेडली चीजें आती रहती हैं, तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी होता रहता है। तो न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छे साधन है रिवीजन करने का भी। ओके, तो ये भी हम लोगों ने देखा था कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है इसकी वजह से भी। ये भी अभी निकल के आए थे, दोनों रेट हम लोगों ने जिक्र किया था। तो इसके अलावा इन्होंने फिक्स रेट क्यों रखा, उसकी यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए रखा, देखिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। फ्रांस में अभी इलेक्शन हुए हैं, यूएसए का भी कुछ पता नहीं चल रहा है वो किस तरीके से अपनी करवट बदलने वाले हैं। इसके अलावा अभी कई जगह, जैसे हमने जर्मनी के इलेक्शन की बात की थी, यूरोप में भी और कई कंट्री में और भी इलेक्शन होने वाले हैं। इसके अलावा जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कल भी हम लोगों ने देखा, अभी कतर वाली प्रॉब्लम निकल के आ गई। तो ये और भी इसके अलावा क्या हो रहा है, वेज की प्रॉब्लम चल रही है। एक्चुअली कई सारी कंट्री में क्या है, वहां पे आज की डेट में एक लेबर अच्छे लेवल पे अवेलेबल नहीं है, तो उनको अगर लेबर फोर्स अच्छे लेवल अपने वहां अच्छे लेवल से वर्क करना है तो लेबर को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है वहां पे, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लेबर मार्केट भी आज की डेट में प्रॉब्लम में है वर्ल्ड में। तो ये चीजें हम लोगों ने देखी थी, तो इसकी वजह से इन्होंने देखा। और इसके अलावा जो एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा वो है जीएसटी। जीएसटी अभी आने वाला है 1 जुलाई से, तो उसके बाद में बहुत सारा इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा इन्होंने फिक्स रखने की कोशिश की है, जिससे कि उसका इंपैक्ट भी देखा जा सके। ओके, और ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बहुत अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चरों में भी आप लोगों ने समझी होगी, किस तरीके से ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम निकल के आती है। मतलब दोनों के बीच में प्रॉब्लम रहती है, किस तरीके से बैंक पैसा पे करता है कॉर्पोरेट हाउस को, और फिर उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है और उनके बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वो चीज हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा कई सारे बैंकिंग में रिफॉर्म की बात चल रही है, जिस तरीके से हम रिफॉर्म कर रहे हैं, एनपीए की प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल करके चला जाए, उससे रिलेटेड कई सारी कमेटी सेट कर चुके हैं, कई सारे डिपार्टमेंट नए बनाए जो चुके हैं, जो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो वो देखिए रिफॉर्म बनाना जरूरी है, वो सब काम करने जरूरी है। तो अगर किसी भी तरीके से हमको अगर एक अच्छे लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना है, अच्छे लेवल पे हमको अपनी इकोनॉमी को रखना है, तो क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी पड़ेगी आरबीआई को, क्योंकि सेंट्रल बैंक, अगर किसी सेंट्रल बैंक में किसी भी तरीके से ट्रस्ट लोगों का हटना स्टार्ट हो गया तो फिर डामाडाल हो जाएगी सिचुएशन। तो किसी ना किसी तरीके से इनको एक ट्रस्ट बना के रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट वाला आर्टिकल बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है, ये न्यूट्रिनो से रिलेटेड है। पहले इससे एक बार आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं मैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रिनो के बारे में, इंडियन बेस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात चल रही है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, एक फिजिक्स लेबोरेटरी बनाने की बात चल रही है, एक तरीके से देखा जाए तो ये 1300 मीटर, मतलब लगभग आप लोग देख लीजिए, मतलब 4300 फीट नीचे जमीन में एक गुफा बनाई जाएगी और वहां पे टेस्ट किया जाएगा। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। एक तो आप लोगों को तमिलनाडु का नाम याद रखना है, तमिलनाडु में बनाने की बात चल रही है। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, किस एरिया में बनाने की बात चल रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये बनाने की बात चल रही है बोधी वेस्ट हिल रिजर्व एरिया। तो यहाँ पे बनाने की बात चल रही है, तो बोधी, ये वेस्ट हिल जो है ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यही इसकी वजह से कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि इसको रोक दिया जा रहा है बनाने से, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ये आशंका लगाई जा रही है। ओके, तो इसलिए बात की जा रही है। मौसम बड़ा ही अच्छा हो गया, बारिश बारिश हो रही है बाहर। चलिए, जितना अच्छा रहेगा मौसम उतना ही अच्छा है, कम से कम गर्मी थोड़ी कम होगी। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं, 2 डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये किसके अंडर में काम करते हैं? ये वाला डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करते हैं और ये किसके अंडर में काम करते हैं? आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। ओके, और कल काफी अच्छा आप लोगों ने आंसर दीजिए, इसीलिए इसी तरीके से लगे रहिए यार। देखिए, आंसर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा काफी, तो आंसर देते रहिए। मैं भी इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आप लोगों का रिविजन भी होता रहेगा। अब थोड़ा सा न्यूट्रिनो के बारे में जान लेते हैं। ये होते क्या है? एक तरीके से इनका जो मास होता है वो मतलब एक तरीके से 0 के बराबर होता है, लगभग बहुत ही कम होता है। हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है इनका, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये, ठीक है। तो ये हाफ होता है इनका, याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद क्या है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी मैटर के साथ में जल्दी से। रिएक्ट क्यों नहीं करते? अगर आप किसी सूरज की रोशनी के सामने हाथ इस तरीके से रखेंगे, अंगूठा इस तरीके से रखेंगे, या हाथ रख लीजिए कंप्लीट, तो कंप्लीट ये क्रॉस हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कहीं पर रुकते नहीं है, तो इसलिए आराम से क्रॉस हो जाते हैं यहाँ पे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा इतने नीचे ये लेबोरेटरी लेके जाई जा रही है, जिससे कि इनका प्रैक्टिकल नेचर, ये तो पैसे है ऊपर है मतलब 1300 मीटर नीचे जाया जा रहे हैं, जिससे कि इनका प्रैक्टिकल नेचर जाना जा सके, ठीक है। वरना ये बॉडी में से आराम से पास हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको बॉडी से पास होने में।
तो ये बात हो गई इसके बारे में। और जो इनकी लगभग स्पीड होती है वो लगभग लाइट के इक्विवेलेंट होती है। ओके, इसके अलावा आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। 3 प्रकार के होते हैं जो थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज बोलते हैं इनको, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज बोलते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं ये। दूसरा होता है म्यून, म्यून होता है, और तीसरा होता है टाउ। तो 3 तरीके के न्यूट्रिनो होते हैं। ये इनका जो डिफरेंस होता है ये भी इसी बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। इनमें डिफरेंस किसके बेस पे होता है? ये मास के बेसिस पे होता है, मतलब कितना कितना इनके अंदर मास है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप लोग आंसर दे सके इसका। आइए अब थोड़ा आर्टिकल को देख लेते हैं। तो जो आर्टिकल लिखा गया है जयवेद जोसेफ और राम मोहन जी के द्वारा लिखा गया है, प्रोफेसर है केरला में, तो इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। तो देख लेते हैं आर्टिकल को अब थोड़ा सा। देखिए हुआ क्या है, बहुत दिनों से ये बनाने की बात चल रही है, ऐसा नहीं है ये अभी बात चल रही है। थोड़ा सा हिस्ट्री आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी, हालांकि चलिए पहले हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल के बीच में ही है ये हिस्ट्री, तो यहीं से पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को, फिर आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये जो न्यूट्रिनो रिसर्च है, लॉन्ग हिस्ट्री है इंडिया में। 1960 और 70 के दशक में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है उसने डिटेक्ट किया था इस तरीके की कुछ चीजें हैं। कहाँ पे? ये भी देखिए आप लोगों का रिविजन हो जाए। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार। तो कोलार गोल्ड माइन कहाँ पे? फील्ड वाली जो गोल्ड से रिलेटेड है ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिली थी, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट किए गए थे इस तरीके से। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके बाद में क्या हुआ फिर 1980 में फिर न्यूट्रिनो से रिलेटेड कई सारी बातें निकल के आई, डिस्कशन हुआ इसके बारे में, सोचा गया कि किस तरीके से करना है। इंडिया में भी इसके रिलेटेड कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट करने से रिलेटेड कुछ बातें आगे बढ़ने लगी आराम आराम से लंबे टाइम तक। तो यहाँ 70 देखिए कितने आराम से चल रहे हैं, 60 70 80 पे पहुंच गए हैं। फिर 2002 में जाकर एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो इससे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया कि इससे रिलेटेड हमको रिसर्च करनी चाहिए जिससे पता चलेगा कि नेचर क्या है इसकी। तो उसके बारे में जिक्र करने, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट मतलब उसके बारे में कुछ प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई। और तब से लेके फिर चीजें जो है थोड़ा फास्ट पेस में चलनी स्टार्ट हो गई। और आज डेट में हम खड़े हैं 2017 में। तो आज की डेट में इसको पूरी एक डेवलपमेंट करके पूरी एक लैबोरेटरी बनाने की बात चल रही है। तो यहाँ से निकल के ये आया जहां से बातें चलनी स्टार्ट हो गई। तो अब आ जाइए यहाँ पे आर्टिकल में। तो देखिए इंडिया ने बहुत दिनों से ज्वाइन करा है कि वे भी इलेट ग्रुप में आ जाएं, जो कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि जो भी ग्रुप ऐसे हैं जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, हम भी उनके ग्रुप में आना चाहते हैं। हम भी बोलना चाहते हैं कि हमने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, हमको भी पता है इसकी दुनियादारी क्या है। तो उससे रिलेटेड अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हम लोग करना चाहते हैं, पर लेकिन प्रोसीजर डिले हो रहा है। पहले एक मिनिस्ट्री से पास हो जाता है, दूसरी में पहुंच जाता है, दूसरी से पास हो जाता है तो फिर अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जी पकड़ लेते हैं इनको। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे बातें चल रही है कि जो कंस्ट्रक्शन चल रही है काफी टाइम से वो उसके बारे में कि उसको बनाने की बात चल रही है। प्रोजेक्ट भी शिफ्ट हो चुका है, पहले कहीं था अब कहीं पे आ गया है। तो चीजें क्यों हो रही है वो देखिए, ये माना जा रहा है कि यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इकोलॉजी को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करेगा, और खासकर वेस्टर्न घाट को, जिसको बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट भी बोला जाता है इंडिया में। तो ये बहुत ही एक अच्छे लेवल की यहाँ पे मतलब इकोलॉजी हम लोगों ने देखी थी, कितनी सारी स्पेसीज भी यहाँ पे पाई गई थी। कल परसों भी जिक्र किया था हम लोगों ने। तो 400 करीब नई स्पेसीज भी यहाँ पे पाई गई थी, पेड़ की भी और जो जीव जंतु है उनकी भी। तो ये चीज हम लोगों ने देखी थी। तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन्वायरमेंट जो सस्पेंड इन्वायरमेंट क्लियरेंस दिया गया था जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, उसको सस्पेंड कर दिया है। तो सस्पेंड करने के बाद बोला है फिर से एप्लीकेशन दो और फिर से प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेट करके आओ और तब जाके इसको क्लियर किया जाएगा। तो फिर से अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो हम भी मतलब आज की डेट में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के पास में इस तरह की फैसिलिटी है। तो फिर लार्जेस्ट मैग्नेटिक इन द वर्ल्ड, मतलब मैग्नेटिक इस तरह की फैसिलिटी हमारे पास में हो जाएगी वर्ल्ड में, 4 टाइम मोर देन मैसिव, जो कि यूरोपियन एजेंसी के पास में, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, उससे 4 गुना ज्यादा होगी। तो देखिए एक अच्छे लेवल पे चीजें हो जाएंगी, इतने बड़े लेवल पे। और देखिए अब न्यूट्रिनो के बारे में टिनी पार्टिकल है, ऑलमोस्ट मास जो होता है 0 होता है, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो लाइट की स्पीड पे चलते हैं, ये यहाँ पे हो गई। इसके बाद में क्या बातें कर रहे हैं देखिए कि ये जनरेशन कैसे होता है। तो एक तरीके से विस्फोट के द्वारा बोला जाता है यहाँ पे, एक्सप्लोडिंग मतलब विस्फोटक के द्वारा। तो गामाज और रेज मतलब गामा रेज बर्स्ट होती हैं, तो उसके द्वारा फिर यहाँ से इनका उद्घाटन आप लोग बोल सकते हैं, बनती है ये। तो किस मतलब अगर ये थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आया तो इसके अलावा आप लोगों को अभी आगे समझ में आएगा, जिसमें बोला गया न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। एक तो होता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, फिजन होता है, उसमें फिजन में क्या होता है, फिजन में एक न्यूट्रॉन होता है, जब उस पे न्यूक्लियर के कंपाउंड पे अटैक करता है तो 3 बनते हैं, तो इस तरीके से टूटना स्टार्ट हो जाता है। पर फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिए, देखिए दोनों में डिफरेंस रहेगा। फ्यूजन में जो फ्यूजन है यहाँ पे यू आ जाता है, तो याद रखिए एक कंपोनेंट यहाँ से आ रहा है, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आके मिल जा रहे हैं, तो फ्यूजन हो जा रहा है ये। तो यहाँ पे 2 आके मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होता है, तो तब जाके इसका जनरेशन होता है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है।
तो कुछ चीजें टूटती हैं, कुछ चीजें जुड़ती हैं, तो उस तरीके से जो एक्टिविटी होती है उसके बाद में फिर इस तरीके के ये निकल के आती है न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे देखिए इसको सबसे बड़ी बात है ट्रैक करना, इसको बहुत ही मुश्किल है। आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों को भी मैंने दिखाया भी था किस तरीके से हाथ में से मतलब क्रॉस हो जा रही है, इस तरीके से बॉडी में से आराम से क्रॉस हो जाते हैं ये पार्टिकल। तो यही बातें हैं, तो किस तरीके से इनको देखना जाए, किस तरीके से इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसका कंप्लीटली पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसलिए ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये भी मैंने देखा बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो पास हो जाते हैं हमारी बॉडी में से। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखिए अगर ये इस तरीके से मतलब इसको पास करने की बात नहीं की गई तो बताया जा रहा था कि 2015 तक चीजें ढंग के लेवल पे होनी स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन अब जो बातें निकल के आ रही हैं कि ये निकल के आ रही है कि 2022 तक अब चीजें चलेंगी। ठीक है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक तरीके का सेटबैक हो गया, वो जिस तरीके से एक्साइटेड होकर चीजों में लगे हुए थे, तो उनका एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं नीचे आएगा आप लोग। इसी तरीके की जो एक ऑब्जर्वेटरी है वो बनाने की बात चल रही है चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना के द्वारा 2019 तक कंप्लीट करने की बात चल रही है। तो इसका नाम याद आप लोग रख सकते हैं, जूनो। ठीक है ना, जूनो है ये, जूनो है ये जूनो है ये, इसका नाम हो गया जैंगमैन अंडर, ये इसी तरीके से अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, मतलब बिल्कुल इसी तरीके की जिस तरीके से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले क्या था, हम सोच रहे थे चाइना से पहले बन जाएगी, पर लेकिन अब चाइना से बाद में हमारी बनने की आशंका आ गई है, जिस तरीके से हम जो एक्टिविटी हो रही है वो देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा क्या है, देखिए ये यहाँ पे बताने की बात कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से अगर न्यूट्रिनो का जिक्र किया जाए आज के मॉडर्न टाइम में, लगभग लास्ट 50 ईयर में आधे से ज्यादा जो नोबेल प्राइज मिले हैं, ठीक है, फिजिक्स में, वो सारे पार्टिकल फिजिक्स मतलब इसी से रिलेटेड मिले हैं। और 2015 का भी देखा जाए तो न्यूट्रिनो ऑक्सीलेशन से रिलेटेड जो प्राइज मिला है नोबेल प्राइज, वो भी इसी से रिलेटेड मिला है। 2016 में जो अभी नोबेल प्राइज नए नए मिले हैं उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है ना, देखिए रिवीजन हो जाएगा, अगर सारों के बारे में लिख दे तो ज्यादा बेटर है, और कम से कम फिजिक्स के बारे में तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स का जिक्र हो रहा है, किस किस को मिला है और किस उससे एक्सपेरिमेंट के ऊपर मिला है। रिवीजन हो जाएगा, अगर सारों का बता दे तो बड़ा अच्छा रहेगा, मेहरबानी होगी आप लोगों की मेरे ऊपर। ठीक है, ट्राई कीजिए कि रिवीजन अच्छे से अच्छे हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो एक्टिविटी की गई 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और सबसे बड़ा इस तरीके का मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। इससे पहले इतना ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट नहीं चलाया गया है, पर लोगों के मन में एप्रीहेंशन है लेके इसको कि कुछ ना कुछ गलत इंपैक्ट डालेगा सब पे। तो एक सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप है। साइंटिफिक जो कम्युनिटी है, मतलब जो साइंस से रिलेटेड जो आदमी है उनमें और नॉर्मल जनता में, नॉर्मल पब्लिक में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। उनको निकल के बाहर आना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, बातें बतानी चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट होना चाहिए आपस में, तो तब चीजें अच्छे लेवल पे हो सकती है। तो वो ये कम्युनिटी को मिलकर काम करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ओके, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में क्या बात हुई थी, ये बात हुई थी कि जो कम्युनिटी है, खुद मुस्लिम कम्युनिटी है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड है, उन्होंने खुद ने बातें की थी कि जो भी आदमी ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट तलाक दिया जाएगा उसका बाइकआउट किया जाएगा, और जब शादी होगी वहां भी उनको बताया जाएगा कि ट्रिपल तलाक आप लोगों को नहीं देना है। ठीक है ना, तो इस बात की हम लोग वहां पे जिक्र कर रहे थे। तो प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की भी हम लोगों ने बात की थी उस टाइम पे। ये क्या होता है, शादी से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, किया जाता है, तो उसकी बात यहाँ पे की रही है। तो ये बोल रहे हैं जो ये बातें यहाँ पे की गई है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नोट ब्रिंग जेंडर जस्टिस, तो जेंडर जस्टिस लेके नहीं आएगा। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो ये ट्रिपल तलाक वाला फंडा है, इसको मतलब जो ट्रिपल तलाक इंस्टेंटली बोला जाता है उसको साइड में रख दे, तो हम इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाने की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात बोली गई थी। हालांकि देखिए जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने बोला था हम ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम इसको खुद से सोल्व कर लेंगे, और जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग होगा, मुस्लिम लॉ और हमारे कुरान के हिसाब से होगा, हम उसी हिसाब से काम करेंगे। ये कुछ टर्म्स है यहाँ पे। तलाक ए बिदा, तो तलाक ए बिदा क्या होता है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होता है। वे हैव वुमेन कैन यूनिलेटरली डाइवोर्स हिज हस्बैंड, ठीक है ना, विदाउट जुडिशियल इंटरवेंशन, मतलब कोई काजी वाजी का रोल नहीं होगा इसमें। दूसरे वाला फस्क है, ठीक है ना, इसका क्या होता है, इसमें काजी का रोल होता है। तो काजी यहाँ पे पूरा अपनी ड्यूटी अदा करता है। तो काजी का काम होता है बिहाफ ऑफ द, जो यहाँ पे आ रहा है उसके बिहाफ में काजी काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और तलाक फिर एक इसी तरीके से ये है, यहाँ पे तलाक है तफवीज। तो इसमें क्या होता है, ये हस्बैंड एक इंस्टेंट तलाक कर सकता है, जिस तरीके तलाक बोल दिया जाता है, तो वो इसका फंडा होता है। तो हालांकि इतनी मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतने डिटेल में कोई चीजें आप लोगों से पूछेगा कि मतलब कि ये क्या हो रहा है, क्या इतने वर्ड, मतलब इतना ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। चीजों का पता होना चाहिए, एक ऊपर का मतलब ये पता होना चाहिए कि चीजें है क्या। ठीक है ना, तो इतना नहीं है कि इतना अंदर जाके कुरान में या फिर गीता में जाके आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है रिसर्च बेस के, तो ऐसा कुछ नहीं लगता है मुझे, पर थोड़ा सा आप लोगों को फिर भी आइडिया होना चाहिए। ओके, आइए अब न्यूज एनालिसिस का पार्ट देख लेते हैं। पेज 1 और 12 पे ये न्यूज है, 12 आदमी मारे गए हैं ट्विन ईरान अटैक में। ईरान का अटैक हम लोगों ने देखा, ईरान के ऊपर कतर वाली बात भी चल रही थी, कतर जिस तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए उसका बाइकआउट कर दिया गया है।
तो इसके बाद में फिर यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है, तो ये जो ब्लेम कर रहे हैं, किसको ब्लेम कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सीधा सीधा सऊदी अरेबिया को और यूएस को ये ब्लेम किया जा रहा है कि इनकी वजह से यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं। तो तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल है, उन्होंने ब्लेम किया है सऊदी अरेबिया और यूएसए को, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे जो अटैक हुआ है, ये पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट वाला एरिया है, खासकर उस वाले एरिया में अटैक हुआ है। और देखिए किस तरीके से यार बच्चों की क्या बेचारों की वो रहती है, मतलब समझ में ही नहीं आता यार, कितने मतलब ज्यादा लेवल पे ये इतने मारने पे तुले हुए हैं, बॉम्ब फेंक रहे हैं, मतलब क्या चलता रहता है, शांति में रहने का कोई सोचते ही नहीं है। चलिए, ये एक दो इनकी चलती रहती है, शिया सुन्नी वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल भी देखा था। जो ईरान है वो शिया है, और जो ये एक्सट्रीमिस्ट है सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, और ये फिर आईएसआई वाला फंडा देखा था हम लोगों ने, ये सुन्नी है। तो इनकी कभी भी बनती नहीं है, तो आपस में लड़ते रहते हैं। कुछ पुरानी हिस्ट्री भी है जिसके पीछे लड़ते रहते हैं, चली हुई आ रही है तब से। चलिए, जो भी है याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या चल रहा है दुनियादारी में। पेज 1 और पेज 10 पे न्यूज है, यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं जुलाई में, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो नोटिफिकेशन निकालता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। प्रणब मुखर्जी जो है, इनका कार्यकाल है वो 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्शन की बात यहाँ पे चलनी स्टार्ट हो गई है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। आप लोगों ने पीछे लेक्चर सुना होगा, तो उसमें मैंने बताया भी था इसके बारे में। तो इसे देखिए, सारे जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो पार्लियामेंट में जो रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, फिर यूनियन टेरिटरी में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी के बंदे पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे तो देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन अभी होंगे 1 महीने बाद में लगभग, तो उससे रिलेटेड बहुत आर्टिकल आने वाले हैं, तो अच्छे से डिस्कस हो जाएगा, आप लोगों को टेंशन मत लीजिए। ये आर्टिकल काफी अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा इसको। पेज 1 और पेज 10 पर न्यूज है ये। तो यहाँ पे देखिए, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, रिवाइज कर दिया अपनी एंटीबायोटिक जो प्रोटोकॉल्स है उनको। एंटीबायोटिक देखिए, मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने कई बार सुन चुके हैं, जिस तरीके से टीबी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो टीबी हो या कई सारी बीमारियां आज की डेट में कैसी हो चुकी हैं, वो ऐसी हो चुकी हैं कि वो एक रजिस्ट करने लगी है दवाइयों को, मतलब दवाई देते देते भी उन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो वो रजिस्ट करने लगी है, तो उसको भी थोड़ा रोका जा सके। तो कई सारी दवाई इन्होंने कैटेगराइज कर दी है। तो 3 दवाई तो इन्होंने देखिए, ये क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है एंटीबायोटिक के द्वारा, उसको कर्व करने के लिए 3 कैटेगरी बना दी यहाँ पे। एक तो एसएसएस बोला है, दूसरा वॉच बोला है, तीसरा रिजर्व बोला है। तो 3 में डिवाइड कर दिया गया। जो कॉमनली यूज है, मतलब एसएसएस आदमी तक आराम से पहुंच सके, इसमें कैटेगरी में रखी गई है। सेकंड जो लाइन एंटीबायोटिक है वो वॉच, मतलब स्टार्टिंग में नहीं देनी है, थोड़ा देखो अगर इनसे काम नहीं चल रहा है तो तब इनको देना है, तो उस तरीके की लिस्ट में इनको रखा गया है। तीसरा क्या है, पोटेंट ड्रग्स, मतलब इनको तो लास्ट में देना है जब काम ही नहीं चल रहा है, तो इसको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो बिगेस्ट एंटीबायोटिक ये सेक्शन है, मतलब 40 साल के लगभग हिस्ट्री में इस तरीके का ये चेंज हुआ है, जिनको इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट EML भी बोला गया है। तो याद रखिएगा, WHO ने ये हेरा फेरी की है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, पेज 10 पर न्यूज है। ये पेज 10 पर न्यूज किससे रिलेटेड है, देखिए यहाँ पर अभी बोला गया है कि ऑन एन एवरेज जो वाइड की बात चल रही है, मतलब कंप्यूटर फैसिलिटी जो अवेलेबल है आज की डेट में, उसके बारे में बात चल रही है। तो कहाँ पे ये यहाँ पे, मतलब कहाँ पे ज्यादा और कहाँ पे कम है। तो देखिए 92% लगभग बिहार में जो है कंप्यूटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में भी लगभग 16% नहीं है। आसाम में 91%। तो ये बात की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे केरला में देख लीजिए ओनली 5.7% ऐसे हैं जहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, बाकी सब जगह कंप्यूटर है। गुजरात में दे रखा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को कंप्यूटर के एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, किस किस एरिया में कितना कितना है। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर नहीं है जिनके पास में, बहुत कम है यहाँ पे, मतलब इनके एक तरीके से केरला हो गया जहाँ पे इतनी कम फैसिलिटी है। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा है, जो डार्क वाला हो गया वो डार्क है, मतलब वहाँ पे नहीं है चीजें। इसके अलावा पेज 11 पे न्यूज है, योगा जी योग आदित्यनाथ योगी जी योगा कर रहे हैं रामदेव जी के साथ में मिलके। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है किससे, कि जो इस बार का इंटरनेशनल योगा डे है वो लखनऊ में होने जा रहा है, ठीक है। 3rd इंटरनेशनल योगा है ये, जो जून 21 को सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों को सभी को पता होगा। तो बाबा रामदेव जी ने कंडक्ट कराया। ये देखिए कितना अच्छा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, योगा गुरु कम एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो योगा से ये एक इंडस्ट्रियल बन गए, मतलब एक एंटरप्रेन्योर बन गए ये। तो देखिए सोचने वाली बात है, योगा में क्या कमाल कर डाला। तो देखिए इंटरनेशनल योगा डे जो है वो यूनाइटेड नेशनल असेंबली के द्वारा 2014 में इसको मतलब डिक्लेयर किया गया था कि इसको बनाइए, और बहुत सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, अद बदकर सब सामने आए थे निकल के, बहुत सारी कंट्री। और 21 जून से फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया, तो अब की बार 3rd बार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो
राम भाई अंबेडकर पार्क में सेलिब्रेट किया जाएगा इसको लखनऊ में। आप लोगों को याद रखना है मायावती जी के द्वारा ये बनाया गया था। तो देखिए अब तक 2 बार सेलिब्रेट हो चुका है, अब की बार का तो लखनऊ में हुआ है। फर्स्ट वाला कहाँ पे होता है और सेकंड वाला कहाँ पे होता है आप लोग बताइएगा। और अगर थीम भी याद रखनी हो तो तीनों की थीम भी बता दीजिए। आगे चलते हैं, आइए। नेक्स्ट वाला है पेज 11 पे न्यूज है, इंडिया टू ज्वाइन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे अस्थाना में कजाकिस्तान में ये मीटिंग होने वाली है, तो इंडिया ज्वाइन करने जा रहा है इसको, अब इसका मेंबर हो जाएगा। अब तक यहाँ पे जो मेंबर है देखिए बढ़ जाएंगे अब यहाँ पे मेंबर, तो थोड़ा सा ये देख लीजिए इसके ऊपर। देखिए हमारे साथ में पाकिस्तान भी यहाँ पे इसको ज्वाइन करने जा रहा है। ठीक है, जो फॉर्मेशन हुआ था इसका 1996 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो चाइनीज और रशियन यूज की जाती है यहाँ पे। ओके, तो ये ऑब्जर्वर है, मेंबर आज की डेट में इतने हैं ऑब्जर्वर, ये 4 हैं, 8 मेंबर हैं, 4 ऑब्जर्वर हैं, डायलॉग पार्टनर ये सब ऐसे ही मतलब साथ जाते तो सभी हैं मिलजुला के। पर ये वही एक तरीके से अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये नाटो जो है उसका एक तरीके से अपोजिट बोला जा रहा है इसको। जिस तरीके से नाटो वेस्टर्न कंट्री की है तो एशियन कंट्री ने अपना ये बना लिया है। ठीक है, SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पेज 13 पर न्यूज है, अभी इंटरेस्ट रेट होल्ड करने की बात की गई है, जो ये यहाँ पे देख लीजिए। तो रेपो रेट जो है यहाँ पे ये अनचेंज है 6.25। गवर्नमेंट सोच रही थी कि इसको चेंज किया जाए। ठीक है, तो इसको चेंज करने के बाद में क्योंकि जिस तरीके से मतलब बात वही चल रही थी ना, किसी न किसी तरीके से इसको घटाया जाए। ठीक है, तो घटाने के बाद में मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लिक्विडिटी आने के बाद में अच्छे लेवल पे चीजें चलनी स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं किया, उर्जित पटेल ने मिलने से भी इनकार कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो ये बोला जा रहा है रिफ्ट आ गया है कि इनके बीचों में दोनों के। ओके, बाकी तो हम आर्टिकल डिस्कस कर ही चुके हैं। पेज 13 पर न्यूज है, इंडिया रिमेन द टॉप 3 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन टिल 2019 तक। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये आप लोगों को रिपोर्ट याद रखनी है, बहुत ही अच्छी नाम है, कई बार आ जाता है, खासकर यूपीएससी बहुत बार पूछती है इससे रिलेटेड, और एसएससी में भी कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और बैंकिंग के तो फेवरेट है क्वेश्चन। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा लाती है? UNCTAD। क्या है ये? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो याद रखना इसके द्वारा निकाली जाती है ये। तो आज की डेट में आगे कौन है? यूएसए और चाइना है हमसे आगे। ठीक है, FDI फ्लो में। तो आने वाले टाइम में इंडिया भी अच्छे लेवल पे वर्क करने वाला है, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं। कल क्वेश्चन पूछे गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चांसफोर्ड। ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं, नाम था इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये मोन्टेग मॉडल रिफॉर्म बोलते हैं। मैंने इनके नाम पूछे थे आप लोगों से। कैडमियम ऑफ ग्रेफाइट यूज करते हैं मॉडरेटर के यूज में, आप लोगों को जब डिस्कस कर रहे थे हम वो आर्टिकल आप लोगों को बताया था मैंने। ठीक है ना, जो फिजन वाला हम डिस्कस कर रहे थे, इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। पेड मैटरनिटी लीव है जो 12 वीक से बढ़ा के 26 वीक कर दी गई है। तो ये हो गया आपके आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, और इससे रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नीचे मिल जाएगी, जो आपको PDF डाउनलोड करनी है, नीचे टेलीग्राम का लिंक है। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।